प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के समक्ष चलने जा रहा है। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिए फटाक से। और बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए आरसी कोड है ये। और प्री बोर्ड का पेपर आप लोग का स्टार्ट हो गया आपके सेंटर पर। देखिए प्री बोर्ड परीक्षा में यदि आप बैठने वाले हैं 2025 के और आरसी कोड का पेपर लेकर परेशान है, कक्षा 12 का भूगोल का, तो ये सेशन आपका है। तो जियोग्राफी के इस सेशन में एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जानदार और बहुत ही ज्यादा शानदार है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इस सेशन को लेकर और देखते हैं इस प्रश्नों में कि किस तरीके से आपका पेपर आया हुआ था। सब मिला जुला कर पेपर जो था आपका एवरेज ही था। देखिए पहला प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, निम्न विद्वानों में से किसने नौ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। देखिए नौ निश्चयवाद की, ईसी सेम्पुल, जीन ब्रून्स, ग्रिफिथ टेलर, विडाल डिला ब्लास ने। तो देखिए डिस्टेंस, ये जो थे महत्वपूर्ण व्यक्ति नौ निश्चयवाद की संकल्पना देने वाले, वो थे ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर जी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के भूगोलविद्ता थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के भूगोलविद्ता। ठीक है ना। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर स जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है कि वो चीजें या वो वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। ठीक है ना। और तो इसे हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्राथमिक क्रियाकलाप में। ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर आखेट हो गया ना, कृषि हो गया आपका, खनन हो गया ना। और तो ये सभी जो होते हैं आपके प्राथमिक क्रियाकलाप में होते हैं, जबकि विनिर्माण जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं है। तो दूसरे का विकल्प नंबर द जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाक से इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि प्री बोर्ड के साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। तो प्रिय विद्यार्थियों खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, इंडोनेशिया, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तीसरे का जो विकल्प नंबर जो होगा राइट होगा वो स हो जाएगा। देखिए चीन। देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर चीन है और ब जो है आप दूसरे नंबर पर वो भारत है। हालांकि अब देखिए कुछ समीकरण में कभी कभी बातें होता है कि अब विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो चुका है। लेकिन देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जनगणना की बात हो रही है कि जनगणना अभी हुई नहीं है। तो जनगणना के बेस पर अगर कहा जाए, जब तक अगर जनगणना नहीं पूरा हो पाता है तब तक उसके बेस पर हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपका चीन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, रोपड़ कृषि निम्न में से किस फसल को रोपड़ कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? देखिए रोपड़ कृषि, तो रोपड़ कृषि भी बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि होती है प्रिय विद्यार्थियों। और वाणिज्यिक कृषि के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। और बड़े बड़े बागानों में एक ही फसल उगाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों ये। तो गेहूं, चावल, मक्का, चाय। तो देखिए चाय जो होता है प्रिय विद्यार्थियों होता है रोपड़ कृषि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। चाय के अलावा अगर देखा जाए तो कॉफी हो गया, काजू हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, कपास हो गया। तो ये सभी जो होते हैं वो रोपड़ कृषि के ही उदाहरण हैं। तो चौथे का विकल्प नंबर दो जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन है? बौद्ध हो गया, ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया। तो भारत में देखिए इस्लाम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, मुस्लिम ना। तो इस्लाम दूसरा जो है सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। साल देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो भारत की आबादी का 14.2% हिस्सा, मतलब जो है तकरीबन 17.2 करोड़ जो लोग थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है ना, मतलब मुस्लिम लोग थे। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये है। और जबकि देखिए 2024 में अगर देखा जाए तो लमसम ये 20 करोड़ के लमसम जो है ये पूरी आबादी को लगभग एक अनुमानता है 20 से 25 करोड़। चलिए बढ़ते हैं हम लोग छठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? निम्न में कौन सा पर्यटन नगर है? दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, नैनीताल। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जो हो गए मुख्य रूप से पर्यटन के लिए देखिए जाने जाते हैं। तो प्रयागराज यहाँ पर है देखिए प्रिय विद्यार्थियों। तो छठवें का विकल्प नंबर स जो प्रयागराज है आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? देखिए 10 लाखी नगर का मतलब हो गया उस नगर की जो जनसंख्या, उस जिले की जो जनसंख्या है वो 10 लाख अभी नहीं पहुंची है। अ जो है अलीगढ़ है, ब जो है आगरा, स कानपुर, द जो है लखनऊ है आपका। तो देखिए अलीगढ़ जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवें का विकल्प नंबर अ, अलीगढ़। ठीक है ना। जबकि आगरा, कानपुर और लखनऊ जो है प्रिय विद्यार्थियों ये 10 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। तो अलीगढ़ जो है अभी 10 लाख ही नगर नहीं है।
आठवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, खनिज तेल के लिए, यानी बॉम्बे हाई जो है ये आपका, ये क्या है, महाराष्ट्र के मुंबई के पश्चिम तट पर स्थित जो है एक तेल क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी पेट्रोलियम भंडारों के लिए जाना जाता है, किसे, बॉम्बे हाई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आठवें का विकल्प नंबर स करेक्ट हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के बाद हम लोग जब बढ़ते हैं सेशन में, तो यहाँ पर बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। लेकिन बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते चले, इंग्लिश का देखिए प्रश्न भी प्रिय विद्यार्थियों डिस्कस हो चुका है, और साथ ही साथ हिंदी का भी जो पेपर है वो डिस्कस किया जा चुका है आप लोग के साथ, तो उसे खुद भी लाभ उठाइए उसका, और दूसरों को भी उससे लाभान्वित कीजिए। और जो साइंस साइड के विद्यार्थी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, या जो साइंस साइड के आपके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए डीजे सर मैथ्स वाले चैनल के बारे में जरूर बताइए, ठीक है ना। इसी चैनल में देखेंगे तो आप नीचे एक अदर चैनल मिलेगा साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए, डीजे सर मैथ, और आप सभी लोगों के लिए तो ये डीजे सर चैनल है ही। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए और खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल को मानव के साथ जोड़कर बात करना मतलब क्या है कि भूगोल की एक ऐसी शाखा जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का जो अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत, उसे ही हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मानव भूगोल के अंतर्गत कहा जाता है, अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में देखिए होता है क्या है प्रिय विद्यार्थियों, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के उनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का मानव भूगोल। चलिए बढ़ते हम लोग अब 10वें प्रश्न की। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है, तो द्रव्यमान बटे में क्षेत्रफल की बात होती है ना, तो यहाँ पर घनत्व का फार्मूला अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या, यानी टोटल जनसंख्या बटे में क्या होता है, कुल क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी किसी इकाई क्षेत्र में रहने वालों के लोगों की जो जनसंख्या होती है, संख्या होती है, उसे ही हम लोग जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देखते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका जो मेजरमेंट है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में देखते हैं हम लोग, प्रति वर्ग किलोमीटर में देखते हैं इसको हम लोग, और जो वर्ग मील के बेस में भी देखते हैं इसको हम लोग। ये देखिए यहाँ पर तो फार्मूला तो याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। और देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो 382 है, डाटा भी लेते चलिए। 382 किसका है, भारत का जनसंख्या घनत्व है, भारत यानी भारत के प्रति 1 किलोमीटर में जो लोग हैं, 382 लोग क्या करते हैं, रहते हैं। जबकि बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में देखिए सर्वाधिक है, बिहार में 1102 लोग, यानी बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, कितने लोगों का है, 1102 लोगों का। 382 जो है वो भारत का है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। जबकि बिहार का ये डाटा जो है वो 1102 लोग बिहार में रहते हैं, जबकि 17 व्यक्ति, देखिए कितना गजब का ये रेशियो है, मात्र 17 लोग जो है प्रिय विद्यार्थियों प्रति वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है ना। और भारत की आधी आबादी जो होती है प्रिय विद्यार्थियों केवल 5 राज्यों में निवास करती है। सोच लीजिए, भारत की मतलब आधे 50% से ज्यादा आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रहती है, ठीक है ना। देखिए मतलब यहां देखा जाए भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में देखा जाए तो कुल जनसंख्या के केवल 5% हिस्सा रहता है, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। ये भी देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा डाटा के बेस पर इसलिए बात करना जरूरी होता है कि देखिए डाटा के बेस पर कभी कभी प्रश्न आप लोग को जब मिलते हैं तो वहां पर आप लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, और जितने भी डाटा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ आप लोग को प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो शेयर करते चलिए इसे, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फटाक से 11वें प्रश्न की ओर, और आप भी फटाक से इसे शेयर कर दीजिए। पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए, पल्ली बस्ती क्या होता है। देखिए पल्ली बस्ती का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, वे बस्तियां होती हैं जो अलग अलग इकाइयों में बटी होती हैं, और ये अलग अलग इकाइयों में भले बटी होती हैं लेकिन उन सभी इकाइयों का नाम एक ही होता है। देखिए अलग अलग इकाइयों में, जैसे छिटफुट 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 इकाइयों में वो बटे होते हैं वो पूरे पूरे लोग, जैसे यहाँ पर ये पूरा बस्ती है तो यहाँ पर देखिए जगह जगह पर वो बटे रहते हैं पूरे के पूरे, लेकिन अलग अलग इकाइयों में बटी होती है लेकिन उन सभी इकाइयों का नाम एक ही होता है, उसे हम लोग पल्ली बस्ती कहते हैं।
देखिए इन इकाइयों को अगर देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो पान्ना हो गया, पांडा हो गया, पाली हो गया, नगला हो गया, दाढ़ी हो गया, तो ऐसे तमाम जो नाम है इन पल्ली बस्तियों का जो है इन अलग अलग नामों से भी हम लोग इनको जानते हैं। ये प्रश्न भी जो था आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, ये भी महत्वपूर्ण था। और देखिए पल्ली बस्ती के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो ग्राम से ये गांव से मुख्य रूप से देखा जाए तो छोटी होती है, मुख्य रूप से देखा जाए तो, और इनमें आमतौर पर जो होता है बहुत कम घर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आउटर एरिया मुख्य रूप से देखेंगे को मिलेगा, ये जो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, मध्य और निम्न गंगा के मैदानों के तटीय मैदानों में देखने को मिलेगा, और हिमालय की जो निचली घाटियां हैं वहां पर भी देखने को ये मिल सकता है। कौन? पल्ली बस्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव विकास के दो स्तंभों को लिखिए। मानव विकास के दो स्तंभ कौन कौन से हैं? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मानव स्तंभ के बारे में बात करें तो समानता और सततता। मानव विकास के दो प्रमुख स्तंभ जो है कौन है? समानता और सततता। देखिए मुख्य रूप से जो है मानव विकास का जो है प्रिय विद्यार्थियों वो टोटल कितने हैं? वो टोटल जो है वो 4 स्तंभों में बांटा गया। कितने? टोटल 4 स्तंभों में। 4 स्तंभों में अगर देखा जाए तो समानता हो गया, उत्पादकता हो गया ना, सशक्तिकरण हो गया, स्थिरता हो गया, तो ये सभी जो है मानव विकास के जो प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है ना। लेकिन दो की बात किया गया तो यहाँ पर सततता और समानता अगर आप बता देते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। दो चतुर्थक क्रियाकलापों की सेवाओं के नाम लिखिए। दो चतुर्थक क्रियाकलापों, यानी चतुर्थक का मतलब होगा जो चौथी क्रियाकलाप है उनके। तो देखिए पहले अगर देखा जाए इसमें प्रिय विद्यार्थियों तो बहुत सारे हैं, जैसे सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन करना और उनका प्रसारण करना। जैसे कोई भी हम सूचना को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे प्रसारित करते हैं, तो वो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही होता है, ठीक है ना। और ज्ञान आधारित सेवाएं जैसे हो गई, ठीक है ना, परामर्श हो गया, जैसे शिक्षा में आप लोग को दे रहा हूं, ये भी चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही है। तो ज्ञान आधारित सेवाएं जो होती हैं, परामर्श देना किसी को, शिक्षा की बात करना, विनियोजन की बात करना, ब्लॉगिंग की बात करना, डिजाइनिंग की बात करना, तो ये सभी जो होते हैं वो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है अनुसंधान और विकास भी इसी में शामिल है, ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, इंटरनेट की व्यवस्था भी जो हो गई, रोबोटिक्स, आजकल देख रहे हैं कि रोबोटिक्स जो है व्यवस्थाओं की लोग बहुत तेजी से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो रोबोटिक्स भी जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आता है। तो ये इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है या पूरा का पूरा ये जो है महत्वपूर्ण रूप से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न की, भारत में जल प्रदूषण के दो कारणों को उल्लेख कीजिए। देखिए जल प्रदूषण की बात हो रही है। देखिए जल प्रदूषण को अगर देखा जाए तो कारण के बारे में तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो की बात कर रहा है। देखिए औद्योगिक कचरा, औद्योगिक कचरा जो हो गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो रसायन पदार्थ होते हैं, जैसे जितने भी केमिकल को हम लोग जो होते हैं अपने कृषि खेतों में डालते हैं, तो वो भी क्या होता है? जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारणों में से एक होता है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों बहुत सारे, जैसे तेल का रिसाव कहीं होता है वहां पर हो गया, प्लास्टिक कचरा हो गया वो बहुत होता है। देखिए वनों की कटाई नियमित रूप से हो रही है, वो भी जल प्रदूषण कारण बन रही है। खनन किया जा रहा है, वो भी जल प्रदूषण कारण है। जलवायु परिवर्तन जो देखने को इन्वायरमेंट में मिल रहा है, वो भी जल प्रदूषण का ही कारण है। धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज, देखिए धार्मिक रीति रिवाजों जब होते हैं तो उस समय भी, जैसे हम लोग कहा गया कि चाहे जिस भी समुदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, तो जैसे जब भी कोई हम लोग माँ गंगा के पास या कोई भी जो और भी गंगा नदी के अलावा जो भी नदियां हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो धार्मिक चीजें जब होती हैं तो फूल वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती हैं, हम लोग फिर क्या होते हैं धार्मिक रीति रिवाजों के कारण भी जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो देखिए अनियंत्रित शहरीकरण जो हो गया, शहरों का इतना तेजी से जो विकास हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वो भी कहीं ना कहीं से जो है जल प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। देखिए धात्विक खनिज की बात हो रही है प्रिय विद्यार्थियों। धात्विक खनिज के नाम देखा जाए तो सोना हो गया। देखिए भाई सबसे बड़ा धात्विक खनिज के रूप में जो है सोना की बात हो रही है। सोना हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकिल हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, शीशा हो गया, बॉक्साइट हो गया। देखिए एल्यूमिनियम क्या है, बॉक्साइट वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी मुख्य रूप से जो है धात्विक खनिज है, ठीक है ना, जो बहुत ही स्तर पर जो है वो उनका डिमांड बहुत बड़े लेवल पर है। भारत में सिंचाई के दो साधनों के नाम बताइए। देखिए सिंचाई के साधनों में अगर देखा जाए तो नहरें एवं कुएं। देखिए सिंचाई के साधनों में देखा जाए तो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल से भी सिंचाई होता है, तालाबों से भी सिंचाई होता है, नदियों से भी सिंचाई होता है ना, पंप पंप सेट से भी होता है ना, नलकूपों से भी होता है, ड्रिप सिंचाई से भी होता है, बावड़ी से भी होता है, नहरें और कुओं की सहायता से भी होता है। तो ऐसे तमाम रास्ते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, खेतों की सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। फसलों की उत्पादकता के लिए विशेष रूप से जो है ये कार्य समय समय पर किया जाता है।
देखिए ये हो गया हम लोग काती लघु के बाद जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को लघु की ओर, तो स्क्रीनशॉट मार के इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा, डीजे सर चैनल आपके साथ है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 17, 18, 19, 20, 21 और 22 मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करना है। बहुत गजब गजब का ऐसा है प्रिय विद्यार्थियों। भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। उसके साथ ही साथ जो भूगोल का प्लेलिस्ट बनाया गया है डीजे सर चैनल पर, उसको जरूर देखिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, वो केवल प्लेलिस्ट नहीं है बल्कि आपके भाग्य का लिस्ट है वो। भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, ये भी देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग का स्क्रीनशॉट मार के इनको 23वां और 24वां प्रश्न भी देख लीजिएगा। अथवा में देखिए प्रश्न है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करना है, अथवा नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना है। भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन करना है, अथवा में जो है भारत में भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। ये भी प्रश्न है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थी देखिए मानचित्र का भी काम आप लोग को मिला हुआ है। 25वां प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, इस राज्य का 10 लाखी नगर, भारत का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी बहुत सारे सिंपल ही, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जारी रहे उत्तर प्रदेश हो गया आपका। सबसे अधिक स्त्री साक्षरता तो केरल हो गया आपका ना। राजस्थान का एक प्रमुख राज्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हो गया, तो इसको आप लोग राजस्थान में जाएंगे, कोई एक दो जगह को देख लेके विशेष कोई राजस्थान को, राजस्थान में अगर आप इंडिकेट करना जान गए तो वहां पर कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक राज्य का 10 लाखी नगर, तो वाराणसी हो गया आपका, लखनऊ हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, दिखा सकते हैं आप ये। भारत का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य जो हो गया, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसके अलावा देखिए ये भी विद्यार्थियों आप लोग का था, ये सभी प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंटरनेशनल लेवल पर भी थोड़ा सा पूछा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये सब मिला जुला का पेपर जो था आपका बहुत ही मस्त था, बहुत ही जानदार था। और ये पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे अपने क्लासमेट पर जो है शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये काम आप लोग को अवश्य रूप से करना है।